हेलो एवरीवन, मैं अर्चना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य का रिवीजन करेंगे। आपके जो राइटर्स हैं उनके बारे में जानेंगे और उन्होंने जो पंक्तियाँ कही हैं उनके विषय में पढ़ेंगे, उनके उपनामों के बारे में जानेंगे। तो आज की जो आपकी क्लास होगी वो साहित्य पर आधारित क्लास है। इससे पहले हमने 2 क्लासेस मैराथन व्याकरण का किया हुआ था, तो जिन भी साथियों ने वो क्लास अटेंड नहीं की है वो अवश्य कर लें। आपके हिंदी व्याकरण मैराथन क्लास पढ़ी हुई है और हिंदी साहित्य की मैराथन एक बार पहले भी करा चुके हैं। और आज की क्लास में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे उनके बारे में। कुछ प्रश्न मिलेंगे, कुछ थ्योरी मिलेगी, तो इस क्लास को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देखिए। सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं इसमें। और जो भी साथी इस नंबर से ना जुड़े हों वो अवश्य जुड़ जाएं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है चैनल का, तो आप लोग अवश्य जुड़ें इससे। आपको कुछ पीडीएफ्स मिलेंगी और जो भी हमारी चैनल पर क्लासेस चलती हैं उनका लिंक आपको टाइम से मिल जाएगा। तो इस चैनल से, इस नंबर से आप लोग अवश्य जुड़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और सभी लोग साथ के साथ कमेंट बॉक्स में आंसर भी करते रहें। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? सूरदास हैं, कबीर हैं, बिहारी हैं या रहीम है? कि चंदन पर विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, ये किसने कहा है? सूरदास ने, कबीर ने, बिहारी ने, रहीम ने। तो ये आपका राइट आंसर है, रहीम ने। स्पीड को थोड़ा तेज रखा जाएगा क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। चलिए अगला प्रश्न है। अमिय हलाहल मद भरे, सेत श्याम रतनार, जियत मरत जुग जुग परत जेहि चितवत। एक बार प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? आलम है, रसलीन है, बिहारी है या मतिराम है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी। तो यहाँ वही पंक्तियां रखी गई हैं जो आपकी प्रीवियस ईयर परीक्षा में आ रही हैं। मेन और भी पंक्तियां हैं, तो आप लोग इनको पढ़ लें। तो एग्जाम में आए तो आप लोग प्रश्न एकदम सॉल्व कर लें, कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो, आपके हिंदी में पूरे नंबर आए। ठीक है, हाँ, एग्जाम में पूरे ही पेपर में अच्छे नंबर आए आपके, हिंदी में ही क्यों। चलिए, परहित सरस धर्म नहीं बाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? रसखान की है, तुलसी की है, बिहारी की है, मीरा की है? तो परहित, दूसरों के भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ठीक है, ये किसने कहा है? ये आपका तुलसीदास जी हैं, उन्होंने कहा है, तुलसीदास जी ने इन्होंने कहा है परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। इनकी रचनाओं के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, इनकी कितनी रचनाएं हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी भाषा में इनकी रचनाएं हैं, उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीर हैं, जायसी हैं, मीरा हैं या रसखान है? तो साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, सत्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं है, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है, ये कहा है आपके कबीरदास जी ने। ठीक है, तो ये निर्गुण आश्रयी शाखा के कवि थे, या तो आपको पता होगा भक्ति काल के निर्गुण आश्रयी शाखा के कवि थे। ठीक है, ये निराकार ब्रह्म में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, जो भी अंधविश्वास और रूढ़वादिता थी समाज में उसका विरोध करते थे। कौन? आपके कबीरदास जी। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा था, मस कागज छुए नहीं, कलम गई नहीं हाथ। कबीर जी नहीं कहा था। इनकी भाषा कैसी है? सदुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी, खिचड़ी नहीं खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा है, सदुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी। ठीक, रचना तो इनकी पता ही होगी आपको, बीजक उसी के टाइप थे। रचनाओं के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी है, प्राकृत है, ब्रजभाषा, अवधी। तो रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने। इसकी भाषा क्या है बेटा? ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है, ये परीक्षा में काफी बार आया है। तो रामचरितमानस की भाषा कैसी है? अवधी भाषा है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? मीराबाई हैं, कबीरदास हैं, जायसी हैं, तुलसीदास हैं। तो ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए, ये कहा है आपका कबीरदास जी ने। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर है बेटा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मस कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? दादू दयाल,
कबीरदास, रैदास या सुंदरदास। तो जो आपके कबीरदास जी हैं, इन्होंने कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कि मैंने कभी कागज नहीं छुआ और कभी हाथ में कलम नहीं ली है। तो फिर इनकी रचनाएं किसने लिखी? इनकी रचनाएं जो थी, ये गाते थे, उनके शिष्य नोट कर लेते थे। तो इनकी रचनाओं, इनके जो भी पद थे, दोहे थे, है ना, वो इनके शिष्यों ने लिखे थे। तो कबीरदास जी ने कभी कागज छुआ नहीं था, हाथ नहीं गई थी। और इनके कबीरदास जी के गुरु भी आप लोग लिख लें। कबीरदास जी के गुरु ये इनके मुस्लिम गुरु भी माने जाते हैं और हिंदू गुरु भी। रामानंद इनके वो हिंदू गुरु थे, और जो मुसलमान लोग हैं उनको मानते हैं फकीर शेख तकी को। फकीर शेख तकी को इनका गुरु मानते हैं। ठीक है, कबीरदास जी के दो गुरु मानते हैं, कि मुस्लिम लोग फकीर शेख तकी को मानते हैं और हिंदू लोग जो हैं वो रामानंद को मानते हैं, है ना। ये भी आधे लोग कहते हैं कबीरदास जी हिंदू हैं, आधे लोग कहते हैं मुसलमान हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभु चितहि पुन चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुग, जन बिंदु मंडल डोल। ये किसने कहा है? आपका 8 नंबर प्रश्न है। तुलसीदास ने, दादू दयाल थे, कबीरदास ने या रहीमदास ने। प्रभु चितहि पुन चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुग, जन बिंदु मंडल डोल। ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं और तुलसीदास जी के गुरु थे। गुरु कौन थे? नरहरिदास। तुलसीदास जी के गुरु का नाम था नरहरिदास। कभी बाई चांस पूछ लिया जाए तो आपको मालूम हो। अगला प्रश्न है आपका, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग बास समानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? रैदास हैं, मलूकदास हैं, गुरु नानक हैं या कबीरदास हैं? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये रचना, ये पंक्ति लिखी है रैदास जी ने। ठीक है, ये किसने लिखी है? रैदास जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास या गिरधरदास? तो ये इसके रचयिता हैं तुलसीदास। जब भगवान श्री राम धनुष तोड़ने के लिए गए थे, उसी समय इन्होंने कहा, उसी समय का वर्णन है इस पंक्ति में, कि जिसकी जैसी भावना रही भगवान की मूर्ति सबने उस तरह से देखी। ठीक है, तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो ना कही। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रा नंदन पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें, ए बी सी या डी। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो ना कही। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम बताएं आप लोग। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो मैं नीर भरी दुख की बदली, ये सोच के ये मत लगा देना कि ये महादेवी वर्मा की है। ये पंक्तियां हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। निराला जी का जो जीवन था वो बहुत ही दुखमय था। ठीक है, उनकी जो फैमिली मेंबर्स थे वो उन्हें पहले ही छोड़ के जा चुके थे, मतलब खत्म हो गए थे। और उनकी पुत्री थी, एक बची थी, उनसे बहुत प्रेम करते थे। कोई महामारी की वजह से ऐसा हुआ था, उनकी फैमिली खत्म हो गई थी और उनकी एक पुत्री बची थी, सरोज उनका नाम था। उनमें सरोज स्मृति इन्होंने एक रचना भी लिखी है। किसने? निराला जी ने अपनी पुत्री की याद में लिखी थी, वो भी खत्म हो गई थी। तो तभी है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो ना कही। तो इनकी पुत्री के उसमें वियोग में सरोज स्मृति भी इन्होंने लिख ली थी। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में और क्या जानते हैं आप? ये मुक्तक छंद के प्रणेता थे। मुक्तक छंद, 3 छंद आपने, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और एक मुक्तक छंद पढ़ा होगा। मुक्तक छंद में क्या था? यति गति लय ताल किसी का भी ध्यान नहीं रखा गया, कविता को मुक्त कर दिया इन सब चीजों से, मात्राओं से, मतलब यति गति लय ताल से मुक्त कर दिया। तो मुक्तक छंद का निर्माण किसने किया? मुक्तक छंद के अगर आपसे प्रणेता पूछ लिए जाए तो आप लोग बता लेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इनकी रचना थी जूही की कली। उसी में मुक्तक छंद का इस्तेमाल किया था इन्होंने पहली बार, जूही की कली। ठीक है, ये इनकी रचना थी। उसी में निराला ने मुक्तक छंद का प्रयोग किया था और यहीं से मुक्तक छंद निकला था। ठीक है, जूही की कली रचना से।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? जगदीश गुप्त हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, सियाराम शरण है। तो ये पंक्तियां किसने कही हैं? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता है बेटा ए, बी, सी या डी। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहें साथ के साथ, तो बहुत ही अच्छा लगता है और आप लोग बहुत ही अच्छे आंसर करते हैं। चलिए हमारा आंसर है मैथिली शरण गुप्त। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। इनकी रचना थी भारत भारती। वहीं से महात्मा गांधी जी ने इनको राष्ट्र कवि कहा था। राष्ट्र कवि हैं ये मैथिली शरण गुप्त। और ये राष्ट्र कवि किसने कहा? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि कहा। किसने? अगर कभी प्रश्न आ जाए मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि किसने कहा पहली बार, तो महात्मा गांधी जी ने। चलिए दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किसकी रचना की पंक्तियां हैं? अब दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, अब ये सोच के ये मत कहना कि ये तुलसीदास की है ना, ये लगेगा कि हमें रामायण से ले ली गई हैं ये पंक्तियां। तो ये तुलसीदास की ही हैं कि कबीरदास की हैं? एक बार आप लोग दशरथ, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें। दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किसकी रचना है, किसकी पंक्तियां हैं? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। मैंने कई बार आपको परीक्षा में उसमें प्रैक्टिस सेट में, मैराथन में इसमें कराया हुआ है आपको। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। आप लोग आंसर करें, ए होगा, बी होगा या सी होगा, ये तो आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पंक्तियां तुलसीदास जी की नहीं है, ये पंक्तियां आपकी कबीरदास की हैं, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है कबीरदास। ये मैंने बताया हुआ था आपको पहले भी क्लासेस में, तो इस बात का ध्यान रखें कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, इस चीज से ये मत सोचना ना कि जो श्री राम का वर्णन तुलसीदास जी ने ही किया है, तो ये है कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। ये आपका राइट आंसर बी है। चलिए अगला है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को, जयशंकर प्रसाद को, वृंदावन लाल वर्मा को, श्याम सुंदर दास को। तो सीधा सीधा हमारा आंसर है, किसे कहेंगे उपन्यास सम्राट? उपन्यास सम्राट है मुंशी प्रेमचंद जी, ठीक है। और मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। कथा सम्राट भी मुंशी प्रेमचंद को ही कहा जाता है, कथा सम्राट, ठीक है। कथाएं और उपन्यास ये लिखते थे मुंशी प्रेमचंद जी। चलिए अगला है, ये रिपीट हो गया है प्रश्न। अब ये हलाहल मद बरे, श्वेत श्याम रत्ना, अर्जियत मरत जुग जुग परत जय चितवन, एक बार ये रसलीन की है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चरण कमल बंदों हरिराई, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूरदास है, तुलसीदास है, कबीरदास है या बेटा मीराबाई है? ए, बी, सी या डी। टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, जल्दी से आंसर देना है। ए है, बी है, सी है या डी है आपका? तो चरण कमल बंदों हरिराई पंक्ति के रचनाकार है सूरदास। आपका राइट आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। ये कई बार आपकी परीक्षा में आई हुई है और ये आपको अवश्य पता होगी, अब तो रट ही गई होगी। जितनी बार आती है उतनी बार हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इनको बुलाया था, जो संत थे, उन्होंने फिर वापस आते समय कह दिया कि संतन को कहा सीकरी सो काम, कि संतों को सीकरी से क्या काम है, राजधानी से क्या काम है, आते जाते रास्ते में मेरी चप्पल और टूट गई, ठीक है। और जिनका मुख देख देख के हमें दुख उपजता है उनको सलाम और करना पड़ता है वहां जाके, ठीक है। तो ये पंक्तियां कही थी आपके कुंभन दास ने, ठीक है। कुंभन दास थे, इन्होंने ये पंक्तियां कही हैं। किसने? कुंभन दास जी ने, ठीक है। कुंभन दास जी ने ये पंक्तियां कही हैं। और कुंभन दास आपको कहाँ मिलते हैं? अष्टचाप के कवियों में मिलते हैं ना कुंभन दास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये तो इतना सीधा साधा है, बहुत ही फेमस पंक्ति है। ये आप लोग एकदम टिक कर लेंगे, ए, बी, सी या डी। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या केशवदास? तो सीधा सा आंसर है तुलसीदास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न पर। निस दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूरदास है, कबीरदास है, तुलसीदास है या केशवदास है?
तो निस्दिन बरसत नैन हमारे पंक्तियां कही हैं सूरदास ने। चलिए अगला प्रश्न है, मेरी वह वादा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरिदूत होई। ये आपकी प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है ये पंक्ति। बिहारी लाल ने कही है, कबीर दास ने कही है, तुलसीदास या केशव दास ने। तो ये बिहारी लाल ने कही है, मेरी वह वादा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरिदूत होई। ये बिहारी लाल की पंक्तियां हैं और ये बिहारी सत सई इनकी एकमात्र रचना है। ये मैं आप लोग याद कर लेंगे, बिहारी सत सई इनकी एकमात्र रचना है। इसमें 700 दोहे हैं, उसी से ये इतने फेमस हो गए थे बिहारी लाल। और इनके दोहे जो हैं वो गागर में सागर भरने का काम करते हैं, इसके लिए ये फेमस हैं। कौन? बिहारी लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा उपयोगी प्रमुख पंक्तियां और हैं आपकी जो आपकी परीक्षा में आ सकती हैं, तो आप लोग एक बार रिवीजन कर लें इसका। अभी हमने प्रश्न सॉल्व किए थे, अब ये पंक्तियां बताए देते हैं, तो बाई चांस परीक्षा में आपकी फंस जाए तो आप लोग इनको पढ़ लें। ये बहुत ही जो भी परीक्षा में आने लायक है उन्हीं को यहाँ पर रखा गया है। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, 12 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये किसने कहा है कि 12 बरस तो कुत्ते जीते हैं और 13 लो तो सियार जीते हैं, और जो छत्री है केवल 18 वर्ष जीता है, आगे जीवन को उसके धिक्कार कहा गया है। तो आदिकाल का समय के कवि थे, उस टाइम युद्ध बहुत होते थे, तो उसी टाइम का वर्णन है जो कहा जाता था कि छत्री तो केवल 18 वर्ष ही जीते हैं, वो युद्ध में सही क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जगनिक ने कही हैं ये पंक्तियां, किसने? जगनिक ने। याद रखेंगे आप लोग, ये पंक्तियां जगनिक की हैं। ठीक, अब ये बड़ी कठिन है डगर पनघट की, ये कहा है अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो जो है ने तूतिए हिंद भी कहा जाता है, तूतिए हिंद या तोताए हिंद, ये अमीर खुसरो को कहा जाता है। इन्होंने पहेलियाँ इजाद की थी, पहेलियाँ मुकरियाँ, पहेलियाँ लियाँ, एक मिनट गलत लिख गया ये, तो पहेलियाँ मुकरियाँ सबसे पहले इन्होंने ही बनाई थी। किसने? आपके अमीर खुसरो जी ने। ठीक है, पहेलियाँ मुकरियाँ किसने बनाई? अमीर खुसरो जी ने। सितार जो बजाते हैं उसका भी इन्होंने ही निर्माण किया था, अमीर खुसरो ने। पहेलियाँ अरे भाई पहेलियाँ मुकरियाँ कव्वाली, ये इन्होंने ही यही जनक माने जाते हैं। कौन? अमीर खुसरो। इन्हें तूतिए हिंद भी कहा जाता है, तोताए हिंद अमीर खुसरो को। और सितार का भी इन्होंने ही निर्माण किया था। ठीक है, सितार निर्माण के जनक ये कहे जाते हैं। तलफत रहत मीन चातक ज्यों जल बिन तृषान छीने, अखियां हर दर्शन की भूखी। ये किसने कहा है? सूरदास जी ने। केवल इतनी पंक्ति आती है, अखियां हर दर्शन की भूखी। ये किसकी है? ये सूरदास जी की। आपकी परीक्षा में अगर आएगी तो ये ज़्यादातर इतनी ही आती है पंक्ति, अखियां हर दर्शन की भूखी। ये सूरदास की पंक्ति है। चलिए, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान लोक की, ब्रज में आए उतारी। ये सूरदास की पंक्तियां हैं। जब उद्धव आते हैं तब गोपियां इस बात का वर्णन करती हैं कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की, गुण और ज्ञान और योग की खेप भर लाया है और ब्रज में आके उतारी हैं। ये सूरदास की पंक्तियां हैं। ठीक है, मुख होए वाचाल, पंग चढ़े गिरवर गहन, जास कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। कि मुंह जो गूंगा होता है वो भी बोलने लगता है, जो लंगड़ा है वो भी पर्वत चढ़ जाता है। किनकी कृपा से? भगवान राम की कृपा से या प्रभु की कृपा से ये ऐसा हो जाता है। ये पंक्तियां हैं तुलसीदास जी की। तो दशरथ सुत लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, कबीर की है। अभी हमने प्रश्न भी इसका सॉल्व किया था। अति मलिन वृषभान कुमारी, छूटे चिहुर वदन को मिलाने, ज्यों नलनी हिमकर की मारी। अति मलिन वृषभान कुमारी, ये किसकी है? सूरदास जी की है। वृषभान कुमारी कौन है? राजा वृषभान की पुत्री है ना। या लकुटी और कांवरिया पे राज त्यों पर पुर को तज डारो, ये कहा है रसखान जी ने। या लकुटी और कंवरिया पर राज त्यों पुर को तज डारो, ये रसखान की पंक्तियां हैं कि इस लकुटी और कंवरिया पर तीनों लोग के राज भी मैं त्याग दूं। केशव कहे न जाए का कहिए, ये आपकी परीक्षा में आई हुई है। देखत तब रचना विचित्र अति समझोए मन मन रही, है तुलसीदास की ये
है, इतनी ही आती है कभी कभी परीक्षा में, इतनी। केशव कही न जाए का कहिए, किसने कही है? तुलसीदास जी ने। ठीक है, इसको याद रखेंगे। केशव कही न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समझाए मन ही मन रहिए। ये तुलसीदास जी का पंक्तियां हैं। जदपि सुजति लक्षणी सुलक्षणी सुवरन सुरस सुव्रत भूषण बिनु न विरजाई कविता वनिता मित। ये केशव दास की पंक्तियां हैं। कभी कभी ये आ जाती हैं। तो ये केशव दास की पंक्तियां हैं ये कि जदप सुजति सुलक्षणी, जिस प्रकार की सजकर सुलक्षणी सोना पहनकर अच्छी लगती है, वैसे सुवर्ण सरस सुव्रत, ऐसे ही कविता भी है, वो अलंकार और इनकी वजह से सुंदर लगती है। वनिता मित मीत। तो ये केशव दास की पंक्तियां हैं। हिंदी नए चाल में ढली सन 1873 में, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्ति है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, किसकी है ये? मैथिली शरण गुप्त की। और कहाँ से ली गई है? यशोधरा। यशोधरा कभी कभी परीक्षा में ऐसे भी आया आपका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए कि ये किस काव्य से ली गई है, किस महाकाव्य से ली गई है। तो ये यशोधरा से ली गई। किस रचना से ली गई है? तो ये यशोधरा की पंक्तियां हैं, मैथिली शरण गुप्त की रचना है यशोधरा, वहां से ली गई है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये यशोधरा की पंक्तियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये भी मैथिली शरण गुप्त की है और ये भी यशोधरा से ही उद्धृत है। यशोधरा, यशोधरा इनका महाकाव्य है, वहां से ही ये है। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नगरी, ये जय शंकर प्रसाद की रचना है। मैं नीरवरी दुख की बदली, ये महादेवी वर्मा की है। ये भी आपकी परीक्षा में आई हुई है, ये भी महत्वपूर्ण है। मैं नीरवरी दुख की बदली, ये किसने कहा है? महादेवी वर्मा ने। ठीक है, आप लोग एक क्विक रिवीजन के तहत ये क्लास बनाई गई है कि आपकी परीक्षा में प्रश्न आए तो आप बिल्कुल गलत ना करें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बीच गुलाबी रंग। ये कामायनी से उद्धृत है ये, और ये जय शंकर प्रसाद की पंक्ति है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बीच गुलाबी रंग। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, ये निराला की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों में चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये किसकी पंक्तियां हैं? ये सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्तियां हैं। और एक पंक्ति और है आपकी जो फेमस है, अधिकार सुख कितना मादक कितना सारहीन है। अधिकार सुख कितना मादक कितना सारहीन है, ये परीक्षा में आपकी आया हुआ है। कितना मादक कितना सारहीन है, ये किसकी पंक्ति है? सारहीन। तो ये स्कंदगुप्त ने कही थी। स्कंदगुप्त नाटक है, उसमें स्कंदगुप्त ने ही कही थी। ठीक है, तो ये कही है स्कंदगुप्त ने और उद्धृत है स्कंदगुप्त नाटक से। स्कंदगुप्त नाटक से ये सारे इसके पहलू हैं वो हम पढ़ लेंगे। और ये नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद का। इस तरह आपका ऐसे भी प्रश्न आया है प्रीवियस ईयर पेपर में, ये किसने कही है पंक्ति, तो नाम दिए गए होंगे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और भी नाम अलग अलग, तो आपके बताएंगे स्कंदगुप्त ने। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए किस नाटक से ली गई है, ध्रुव शामिनी से ली गई है, स्कंदगुप्त से ली गई है कि चंद्रगुप्त से ली गई है या अन्य भी अजात शत्रु से ली गई है, तो आप लोग टिक कर लेंगे स्कंदगुप्त से ली गई है। अब पूछ लिया जाए कि इसके रचनाकार कौन है, तो ये जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रमुख कवि एवं उनके उपनाम पढ़ेंगे। ये साहित्य की क्लास है, इसमें आप रिवीजन करेंगे साहित्य का, तो हमारा पॉइंट रह ना जाए। आधुनिक काल के तुलसी हैं मैथिली शरण गुप्त, जो पिछले साहित्य के मैराथन में नहीं कराया जो काम, वो यहाँ पर करा दिया गया है। ठीक है, आधुनिक काल के तुलसी किसे कहेंगे? आधुनिक काल के तुलसी कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को, क्योंकि उन्होंने कौन सी रचना लिखी थी? साकेत। और साकेत से ही ये फेमस हो गए थे कि साकेत में वहाँ श्री राम जी के फैमिली का वर्णन किया है, उसमें उर्मिला के विरह का वर्णन किया है इन्होंने ही बहुत अच्छा। उर्मिला ज़्यादातर पात्र ऐसे रहे हैं जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी कवि ने, है ना। तो
उपेक्षित पात्र रही हैं ज़्यादातर, लेकिन इन्होंने जो मैथिली षडगुप्त जी हैं, इन्होंने उर्मिला के विरह का वर्णन इस साकेत में किया है। विरह वर्णन, ठीक है, किसमें? साकेत रचना है ये साकेत, ठीक, अयोध्या नगरी के बारे में इसमें है। चलिए, आधुनिक काल के सूरदास कहते हैं हरिऔध को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, हरिऔध उन्हें आधुनिक काल के सूरदास कहते हैं। आधुनिक काल के कबीर किसे कहेंगे? नागार्जुन। इनकी ज्यादातर रचनाएं समाज के सुधार को सुधारने के लिए होती थी, तो ये नागार्जुन को आधुनिक काल का कबीर कहा जाता है। नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद हैं, नाटक सबसे ज्यादा लिखे हैं जयशंकर प्रसाद ने, और लेकिन नाटक ये ऐसे लिखते थे जो मंच पर मंचन करने लायक बहुत नहीं होते थे, इतने ज़्यादा पात्र होते थे इनके नाटक में, तो ये इनकी नाटक का एक दोष मान लीजिए या कुछ भी। तो लेकिन सबसे ज़्यादा नाटक लिखे हैं जयशंकर प्रसाद ने, तो इन्हें नाटक सम्राट कहा जाता है। किसको? जयशंकर प्रसाद को। आधुनिक युग की मीरा किसे कहेंगे? माँ देवी वर्मा को कहते हैं आधुनिक युग की मीरा। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहते हैं कि उन्होंने अपने अधिकांशतः इनकी रचनाएं प्रकृति पर आधारित हैं। प्रकृति का सूक्ष्म वर्णन इन्होंने किया है, क्योंकि इनका जन्म ही कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में। इसका पंत जी का उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में इनका जन्म हुआ था पंत जी का। तो इन्हें प्रकृति का सुकुमार, प्रकृति के इतने समीप थे, प्रकृति का सूक्ष्म वर्णन इन्होंने अपनी कविताओं में किया है, तो इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं। महाप्राण, वसंत का अग्रदूत, विद्रोह का कवि, ये कहा है निराला जी को, ठीक है। महाप्राण ये निराला जी के नाम है। महाप्राण, वसंत का अग्रदूत, विद्रोह का कवि, किसको कहा है? निराला को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, अगले पॉइंट की ओर। मानस का हंस किसने कहा है? मानस का हंस तुलसीदास जी को। तुलसीदास, मानस का हंस तुलसीदास को कहा जाता है। मानस का हंस किसे कहेंगे? तुलसीदास जी को, ठीक है। और ये अगर नाम आ जाए, किसको कहते हैं मानस का हंस? तुलसीदास जी को, ठीक है। ये मानस का हंस एक उपन्यास है, वहीं से इनका नाम पड़ा है, ठीक है। ये शायद अमृत राय का ऐसे ही कुछ नाम है उनका, ये उपन्यास है तुलसीदास, ठीक है। मानस का हंस एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहते हैं। इसको कहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ये भी आपकी परीक्षा में आया हुआ है, महत्वपूर्ण है। मानस हंस का हंस भी आपकी परीक्षा में आया हुआ है कई बार, और ये भारतीय आत्मा भी आपका इसका ये भी आया है आपका। चलिए, अमृतलाल नागर थे इसके, अमृत राय नहीं, अमृतलाल नागर ये उपन्यास लिखा था मानस का हंस अमृतलाल नागर ने, वहीं से इनका नाम पड़ा मानस का हंस, ठीक है। रूपकों का बादशाह भी कहा जाता है तुलसीदास जी को, क्योंकि इन्होंने रूपक वगैरह अपने रचनाओं में रूपक अलंकार का बहुत प्रयोग किया था, ठीक है। और अगर कभी ऐसा प्रश्न आ जाए मानस का हंस उपन्यास किसने लिखा, तो अमृतलाल नागर ने, ठीक है। और किसके ऊपर था वो? तुलसीदास जी के ऊपर था, और वहीं से तुलसीदास जी को मानस का हंस कहा जाने लगा। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाएगा? सूरदास को। पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है, ठीक है। और ये किसने कहा था? वल्लभाचार्य ने कहा था सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज। कठिन गद्य का प्रेत अजय है, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास है। देखो, गद्य का प्रेत अजय, काव्य का प्रेत केशवदास, का से काव्य, का से केशवदास, ठीक है। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास और कठिन गद्य का प्रेत अजय। गजल सम्राट कहा जाता है दुष्यंत को, और भाषा का डिक्टेटर कबीरदास जी को कहा जाता है। और हमने बताया था कबीरदास जी की भाषा कैसी है? सदुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी, ठीक है। भाषा का डिक्टेटर कबीरदास जी को कहा जाता है। गजल सम्राट दुष्यंत को, ये गजलें लिखते थे दुष्यंत जी, तो इसलिए इन्हें गजल सम्राट कहा जाता है। किसको? दुष्यंत को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल की रचनाएं हैं। अब अभी हमने उपनाम डिस्कस कर लिए, अब हम कालों को डिस्कस करेंगे, आदिकाल और उनकी रचनाओं को। कुछ फेमस रचनाएं उनको ही यहाँ रखा गया है। आदिकाल के बाद रीतिकाल, ठीक है, सॉरी भक्तिकाल। आदिकाल के बाद भक्तिकाल ही तो आता है, भक्तिकाल, फिर उसके बाद रीतिकाल,
फिर आधुनिक काल, इनको हमने अलग अलग रचनाएं इनकी हर प्रत्येक काल की यहाँ पर इस क्लास में रखी हैं। ठीक है, आदिकाल कब से कब तक था? 1050 से आपका 1050 से 1375 तक था आदिकाल, 1375 तक। ठीक है, और 1375 से लेकर भक्तिकाल था कब तक? 1700 तक। भक्तिकाल इसे मध्यकाल भी कहते हैं, पूर्व मध्यकाल। जो आपका रीतिकाल है वो 1700 से 1900 तक था रीतिकाल, और आपका आधुनिक काल है वो 1900 से अब तक है। ठीक है, 1900 से अब तक किस कौन सा? आपका आधुनिक काल। चलिए, अब जो आदिकाल की रचनाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आदिकाल की रचनाओं के बारे में जो महत्वपूर्ण है वही डिस्कस की गई है। वैसे तो बहुत सारी है, ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें से आएगा या उसमें से आएगा, तो जितना भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो भी है वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो ठीक है, चलिए, आदिकाल अगर पूछ लिया जाए, आपको प्रश्न आ जाए रासों ग्रंथ की रचना, रासों ग्रंथ की रचना किस काल में की गई, तो जहां आपने पढ़े होंगे, अगर हिंदी साहित्य आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आप लोग आराम से टिक कर लेंगे कि रासो ग्रंथ जो है वो आदिकाल में लिखे गए हैं। पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, कुमान रासो, है ना, ये रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो, रासो रासो करके ये रचनाएं लिखी गई थी। तो रासो ग्रंथ किसमें लिखे गए थे? आदिकाल में, ये याद रखेंगे। तो पृथ्वीराज रासो रचना है चंद्र बरदाई की, ये बहुत ही फेमस रचना है। ठीक है, आदिकाल पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की रचना है। और इसमें इस काल में क्या होता था? वीर रस से प्रधान, मतलब वीर एवं श्रृंगार की प्रधानता थी, और इसमें आश्रयदाताओं की प्रशंसा वगैरह बहुत करते थे। ठीक, ऐसा ही रीतकाल में भी था। चलिए, पहुमचर्यु ये स्वयंभू हैं इसके, इन्हें पहला कवि मानते हैं। आदिकाल का पहला कवि स्वयंभू को माना जाता है, और इनकी रचना है पहुमचर्यु। विद्यापति हैं, इन्हें और क्या कहा जाता है? विद्यापति को, ये नाम तो रह ही गया वहां उपनाम में, ये फेमस है, ये मैथिल कोकिल। विद्यापति को क्या कहेंगे? मैथिल कोकिल। ठीक है, ये नोट कर लें या आप अपने दिमाग में बिठा लें। विद्यापति की ये रचनाएं हैं कीर्तलता, कीर्त पताका, पदावली, इसकी रचनाएं हैं। पदावली बहुत ही फेमस रचना है, आ जाती है आपके एग्जाम में, कीर्तलता, कीर्त पताका, पदावली विद्यापति की रचनाएं हैं। मैथिली भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं, इसलिए इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। ठीक है, और श्रावकाचार्य, ये श्रावकाचार्य किसकी रचना है? ये देवसेन की है। और सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य भी इसी काल में थे। किस काल में? आपके आदिकाल में। सिद्ध साहित्य, इसमें सिद्ध कवि थे, उनकी संख्या 84 थी। अगर आपके एग्जाम में आ जाए सिद्धों की संख्या बताइए, तो सिद्धों की संख्या बेटा 84 है। सिद्धों की संख्या, ये कवि थे सिद्ध कवि, उन्हें ही सिद्ध कहा गया, वो 84 थे। जैसे अब कभी परीक्षा में ये आपका आया हुआ है, ऐसे पूछ लिया कि सरपा किस संप्रदाय से संबंधित है, या इसमें से सिद्ध कवि कौन सा है, तो सरपा, लोईपा ये थे सिद्ध कवि, तो ये सरपा नाम आपका आ जाता है। ठीक है, चलिए, और इनके और भी नाम हम डिस्कस कर सकते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। सबके नाम भी एक बार रिवाइज करा देंगे आपको, ये आदिकाल, वीरगाथा काल, बीज बपन काल, ये किसने किसने कहा है। वैसे तो मैंने आपको पुरानी जो परीक्षाएं प्रीवियस ईयर पेपर कराए उनमें भी बताया है, और भी आपके हिंदी मैराथन साहित्य के लिए उसमें भी बताया है आपको। तो एक बार फिर रिवीजन कराए देते हैं। हिंदी स्पेशल क्लास है आपकी, हिंदी साहित्य की स्पेशल क्लास है ये। ठीक है, साखी सबद रमेनी, और ये बीजक मेन रचना थी इनकी, बीजक कबीरदास जी की, उसी के पाठ थे साखी सबद रमेनी। ये कबीरदास की रचनाएं थी, चाहे अलग अलग पूछ ले, चाहे ये पूछ ले कि बीजक किसकी रचना है, कबीरदास जी की, और ऐसे पूछ ले साखी सबद, साखी किसकी रचना है, सबद किसकी रचना है, तो ये कबीरदास की रचनाएं। ठीक है, साखी सबद रमेनी ये कबीरदास की रचनाएं हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये किसकी रचना है, ये जायसी की रचना है, ये भक्त काल के कवि हैं। कौन सी शाखा के हैं? प्रेमाश्रयी शाखा के हैं। निर्गुण आश्रयी शाखा के अंदर 2 शाखाएं थी। ठीक है, प्रेमाश्रयी शाखा के कवि, प्रेमाश्रयी। ठीक है, प्रेमाश्रयी शाखा, 1 मिनट, ओके, प्रेमाश्रयी शाखा के या बना हुआ है। ठीक है,
ठीक, चलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के कौन थे? ये आपके जायसी थे। इनका पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। और ये पद्मावत के लिए बहुत ही फेमस थे। और ये पद्मावत रचना किस भाषा में लिखी गई है? तो ये हम नोट कर लेंगे या याद कर लेंगे आप लोग, अवधी भाषा में लिखी गई है पद्मावत। ठीक है, इसको याद रखेंगे, पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है, ये आपकी परीक्षा में आ जाता है। ठीक है, और ये कौन सी मार्ग की शाखा के कवि थे? ज्ञान मार्गी। ठीक है, ज्ञान मार्गी। भक्ति काल कितनी शाखाओं में बटा हुआ था? निर्गुण सगुण, दो शाखाओं में बटा हुआ था, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। भक्ति काल 2 शाखाओं में बटा हुआ था, निर्गुण और सगुण। निर्गुण निराकार प्रभु थे और सगुण जो रूप जिन्होंने जन्म लिया है वो साकार में आती थी। निर्गुण भक्तिधारा और सगुण भक्तिधारा या साकार। ठीक है, सगुण, यहाँ पर सगुण भक्तिधारा नाम होगा, सगुण। ठीक है, और इसी में 2 पार्ट बट गए थे कि निर्गुण के 2 पार्ट और सगुण के 2 पार्ट। निर्गुण मतलब ज्ञान और प्रेमाश्रयी, 2 पार्ट बट गए, ज्ञान और ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। ठीक है, ये नायक और नायिका या प्रेमी और प्रेमिका को ही भगवान मानते थे प्रेम मार्गी में। ठीक है, और सगुण में 2 थे, रामाश्रयी राम के और कृष्ण भक्त के, रामाश्रय शाखा और कृष्णाश्रय शाखा। ठीक है, चलो कृष्ण भक्ति धारा या राम भक्ति धारा या ठीक है, ये इतना हम ध्यान रखेंगे। मेन 2 भक्ति काल 2 पार्ट्स में बटा था, निर्गुण और सगुण। फिर निर्गुण 2 भाग में बटा था, ज्ञान मार्गी प्रेम मार्गी, और सगुण 2 भाग में बटा था, राम भक्ति धारा कृष्ण भक्ति धारा। ठीक है, चलिए ये अवतारवाद को मानते थे कौन? राम और कृष्णवाद को मानने वाले साकार सगुण, और जय अवतारवाद को नहीं मानते थे। मधुमालती मंझन ये भी आपके प्रेमाश्रय शाखा के हैं। मधुमालती जो रचना है वो मंझन की है, मृगावती कुतुबुन की है। मधुमालती रचना आपकी परीक्षा में आ जाती है। मधुमालती रचना किसने लिखी है? मंझन ने। ठीक है, और मृगावती कुतुबुन ने। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, पद संग्रह, ये सभी रचनाएं आपकी सूरदास की हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत और पद संग्रह। ठीक है, ये कृष्णाश्रय शाखा के मेन कवि थे सूरदास, और रामाश्रय शाखा के तुलसीदास मेन थे। और तुलसीदास की ये रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामलला, नहसु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी। तो ये अवधी भाषा में है, अवधी। ठीक है, विनय पत्रिका, कवितावली, ये सब ये ब्रिज भाषा में है, ब्रिज भाषा में ये परीक्षा में आ जाती हैं। दोहावली भी ब्रिज भाषा में है। वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी ये भी ब्रिज भाषा में है, ब्रिज भाषा में ये आपकी परीक्षा में आई हुई है। वैराग्य संदीपनी आपकी परीक्षा में आई हुई है ब्रिज भाषा में। ठीक है, वैराग्य संदीपनी आपकी ब्रिज भाषा में है। ठीक, ये नोट कर लेंगे, थोड़ा पेन गड़बड़ कर रहा है। चलिए, भक्तमाल आपकी, भक्तमाल के रचयिता हैं वो नाभादास है। भक्तमाल किसकी रचना है आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग बता लेंगे, नाभादास की रचना है भक्तमाल। ठीक है, और ये सारी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामलला, नहजू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, ये किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। भक्तमाल है नाभादास जी की। और आपका भक्ति काल खत्म होता है, स्टार्ट होता है आपका रीतिकाल। कौन सा काल? आपका रीतिकाल। ठीक है, कवि कुल कल्पतरु ये चिंतामणि है इसके रीतिकाल के। ठीक है, और रीतकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं केशव दास, थोड़ा याद रखेंगे केशव दास। ठीक है, कवि कुलपतरु ये रचना है चिंतामणि की। बिहारी सतसई, बिहारी भी रीतकाल के कवि थे। ठीक है, रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त कवि ये थे। इनमें इसमें कविता दरबार के वैभव व विलास से जुड़ी हुई थी, जो रीतकाल में रचनाएं की गई थी, वैभव व विलास से जुड़ी हुई रचनाएं थी। केशवदास ने रामचंद्रिका, कव प्रिया, रसिक प्रिया, ये महत्वपूर्ण है। केशवदास की रामचंद्रिका आ जाती है, आपसे परीक्षा में पूछी भी गई है प्रीवियस ईयर पेपर में। रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो आप लोग आंसर कर लेंगे, रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास जी की रचना है। मदनाष्टक, रस पंचाध्यायी,
ये रहीम की रचनाएं हैं। मदनाष्टक, रस, पंचाध्यायी, ये रहीम की रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग, कोई भी रचनाकार ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ इधर उधर भी लिख गया हो, तो इतना माइंड ना करना आप लोग। आधुनिक काल, आधुनिक काल के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी ये है। और इनकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका आपसे पूछ ली जाती है, बाला बोधिनी, बाला बोधिनी, ये इनकी एक महिलाओं के लिए पत्रिका थी। किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और भी इनकी पत्रिकाएं थी मेन फेमस। क्या नाम है, एक मिनट, अभी थोड़ा माइंड में आ जाएगी फिर बताते हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार लहरी, उद्धव शतक, रत्नाकर, ये रत्नाकर की है। श्रृंगार लहरी, उद्धव शतक और रत्नाकर, ठीक है। वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, ये हरिऔध की है। हरिऔध का पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। हरिऔध का पूरा नाम बेटा क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक। और आपकी बहुत ही फेमस रचना थी भारतेंदु पत्रिका, और क्या नाम है, भारतेंदु मैगजीन, भारतेंदु मैगजीन, भारतेंदु मैगजीन इनके नाम से ही है मैगजीन, ये भी इनकी है, ठीक है। चलिए, श्रृंगार लहरी, श्रृंगार ऐसे शुद्ध लिखा जाता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। श्रृंगार। उद्धव शतक, ये रत्नाकर की है। वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, ये हरिऔध की है। इनका पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय पूरा नाम है इनका उपाध्याय, और लास्ट में इनका उपाध्याय, इनका लास्ट में टाइटल लगा हुआ है हरिऔध। साकेत, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी, ये किसकी रचनाएं हैं? मैथिली शरण गुप्त की। जो भी मेन है उन्हीं को हमने यहाँ पर रखा है, क्योंकि आपका लास्ट टाइम है एग्जाम का, तो इतना ही दिमाग में रह सकता है। नया जो भी हमें याद है उसी को क्या कर लेते हैं, सही से रिवीजन, वो प्रश्न गलत ना हो जाए। साकेत, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी, ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं, ठीक है। भारत भारती से इन्हें क्या कहा जाने लगा था? राष्ट्र कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावादी युग, छायावादी युग के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। इनकी रचना है कामायनी, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक, कानन कुसुम। कामायनी बहुत ही फेमस रचना है। इनके नाटक हैं ध्रुव स्वामिनी, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, ये इनके नाटक हैं। किसके? जयशंकर प्रसाद के, ठीक है। इनको हम याद रखेंगे। कामायनी के पात्र भी याद रखेंगे, आपके कभी कभी परीक्षा में आ जाते हैं। कौन थे? श्रद्धा, श्रद्धा, इड़ा, इला या इड़ा भी नाम आ जाता है, और मनु, ठीक है। इन्हीं का वर्णन है किसमें? कामायनी में, ठीक है। और निराला की ये रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, ये बहुत ही फेमस रचना है कुकुरमुत्ता, ये आ जाती है परीक्षा में। अड़िमा, अर्चना, अपरा, राम की सख्त पूजा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। राम की सख्त पूजा, सरोज स्मृति, तुलसीदास, तुलसीदास भी परीक्षा में आई हुई है कई बार। तुलसीदास किसकी रचना है? तो निराला जी की, ठीक है। नए पत्ते, जूही की कली, ये किसकी रचनाएं हैं? निराला जी की। और यहीं से जूही की कली से मुक्तक छंद मिला था, ठीक है, मुक्तक छंद। परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, अर्चना, अपरा, राम की सख्त पूजा, सरोज स्मृति, तुलसीदास, नए पत्ते, जूही की कली, ठीक है। थोड़ा बोर नहीं होना है आपको, अगर अभी थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे तो एग्जाम में ऐसा हो सकता है यहाँ से प्रश्न बने, आपको मिले प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत की जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं वहाँ यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। पल्लव है, गुंजन है, युगांतर, युगवाणी, ग्राम्या, उत्तरा, लोकायतन, चिदंबरा, स्वर्ण किरण, ये सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं, ठीक है। इनको याद रखेंगे। पल्लव, गुंजन, पल्लव, गुंजन, और हाँ क्या कहते हैं आपके स्वर्ण किरण, और अभी आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की हमने एक बार रह गई थी आपकी पत्रिका, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र ना, कभी कभी ऐसा होता है माइंड से निकल जाती है, कवि वचन सुधा।
कवि वचन सुधा, ये भी बहुत फेमस पत्रिका है इनकी, कभी कभी परीक्षा में आ जाती है। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं निहार, नीरजा, सांदगी, दीपशिखा, यामा, यामा, अतीत के चलचित्र, ये आपकी परीक्षा में आई हुई है। स्मृति की रेखाएं, ये आपकी परीक्षा में आई हुई है। ठीक है, निहार, नीरजा, सांदगी, दीपशिखा, यामा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा। और अगर पूछ लिया जाए छायावाद की बृहत्त्रयी किसे कहेंगे, बृहत्त्रयी छायावाद की बृहत्त्रयी किसे कहेंगे, तो 3 फेमस हैं, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और निराला, पंत। ठीक है, छायावाद की बृहत्त्रयी में आते हैं पंत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावदोत्तर काल, छायावाद के बाद जो काल था उसको छायावदोत्तर काल कहा गया। उसके कवि और उनकी रचनाएं हैं यहाँ पर। रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचना है रेणुका, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी। कुरुक्षेत्र फेमस है, उर्वशी फेमस है, रश्मिरथी बहुत ही फेमस है। तो ये सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, वही हमने यहाँ डिस्कस की हैं, वही यहाँ रखी हैं। तो रेणुका, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये किसकी रचनाएं हैं, आपकी रामधारी सिंह दिनकर की। अजय ने तार सप्तक लिखा है, ये प्रयोगवाद के अंतर्गत आता है। कभी आपका परीक्षा में एक प्रश्न आया था, ये किस युग की कविता है, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, या तो याद रखेंगे प्रयोगवादी। अजय की है तार सप्तक, 4 तार सप्तक चलाए थे अजय ने। हाँ, हीरानंद वात्स्यायन अजय नाम है इनका, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय पूरा नाम है। आंगन के पार द्वार, ये इनकी रचना है। ठीक है, ये किसकी, अजय की। तार सप्तक, आंगन के पार द्वार, ये अजय की रचनाएं हैं। चांद का मुंह टेढ़ा, गजानन माधव मुक्ति बोध है। अंधा युग, धर्मवीर भारती की है। झांसी की रानी, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है, झांसी की रानी। ठीक है, यहाँ वीरता से रिलेटेड ज्यादातर सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविताएं लिखी हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, ये बहुत आपकी परीक्षा में आया है, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आषाढ़ का एक दिन किसकी है, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है, आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। और आगे बढ़ते हैं। मैला आंचल आपकी फणीश्वर नाथ रेणु की है, ये आपकी परीक्षा में भी आई है। मैला आंचल किसकी रचना है, तो फणीश्वर नाथ रेणु की। दीपदान राम कुमार वर्मा की है। मानस का हंस अमृतलाल नागर की है, अभी हमने आगे भी डिस्कस किया था। किसको कहा जाता है मानस का हंस, तुलसीदास जी को। अमृतलाल नागर की है, ये उपन्यास है, किसका उपन्यास है, मानस का हंस अमृतलाल नागर का। ठीक है, अब एक बार हम कालों को भी डिस्कस कर लेते हैं, एक बार क्विक रिवीजन के लेते हैं। आदिकाल के नाम और उनके, ये काफी बार बताया हुआ है, तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, जो महत्वपूर्ण है वही यहाँ पर रखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, थोड़ी लंबी तो क्लास हो जाएगी, लेकिन आपका रिवीजन हो जाएगा। वीर गाथा काल किसने कहा है, वीर गाथा काल, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है बेटा, ये आपकी परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, अपभ्रंश काल ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, सिद्ध सामंत युग किसने, राहुल सांकृत्यायन। ये यात्रा वृतांत लिखते थे, कौन, राहुल सांकृत्यायन थे। ठीक, यात्रा वृतांत सबसे ज्यादा यात्रा वृतांत इन्होंने ही लिखे हैं, राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, यात्रा वृतांत के लिए फेमस है ये। ठीक है, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है। बीज बपन काल और आप कहा जाता है बीज बपन काल, ये किसने कहा है, ये आपकी परीक्षा में आया हुआ भी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के जनक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नाम रखा गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये बात याद करके चलेंगे। ठीक है, चलिए एक और रचना है आपकी शब्दानुशासन, हेमचंद्र ने लिखी है, वो आपकी परीक्षा में आई हुई है। शब्दानुशासन किसकी रचना है, आपसे पूछ लिया जाए
अभी ये तो प्रश्न हमें आपसे करना चाहिए था। शब्दानुशासन किसकी रचना है? शब्दानुशासन, तो ये शब्दानुशासन रचना है हेमचंद की। ये आपकी परीक्षा में आई हुई है, ठीक है। हमने पिछली साहित्य की क्लास ली थी मैराथन, उसमें आप पढ़ लेंगे शब्दानुशासन किसकी रचना है? हेमचंद की, ठीक है। यहाँ पर हमने आदिकाल के बारे में जाना। अब रीतिकाल के भी कुछ आ जाते हैं, तो रीतिकाल के भी हम डिस्कस कर लेते हैं। रीतिकाल के कुछ नाम है वो हम यहाँ पर डिस्कस किए लेते हैं। रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? रीतिकाल तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल कहा। शुक्ल, केवल इतना शॉर्ट में लिखें क्या? अलंकृत काल ये आपका किसने कहा है? मिस्र बंधु ने। इस तरह आपकी परीक्षा में आ रहे हैं, इसलिए आप ये डिस्कस किए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। श्रृंगार काल कहा किसने है? ये तो आप बहुत बार सॉल्व कर चुके होंगे। श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ थे, उन्होंने श्रृंगार कहा है, विश्वनाथ, ठीक है। और इसको अंधकार काल भी कहा है, वो त्रिलोचन ने कहा है, ठीक है। ये याद रखेंगे आप लोग। रीतिकाल के बारे में बता दिया, यहाँ से संबंधित आपके प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। और आधुनिक काल के बारे में ज़्यादा आया हुआ नहीं है। वैसे आधुनिक काल को गद्य काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आधुनिक काल को ये भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलो, जब पढ़ ही रहे हैं तो आधुनिक काल आपका आधुनिक काल को गद्य काल। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? गद्य काल तो अभी बताया था शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। वर्तमान काल जो कहा है वो मिस्र बंधु ने कहा है। वर्तमान काल यहाँ पे लिख देते हैं, उल्टा हो गया। मिस्र बंधु ने क्या कहा है? आधुनिक काल को वर्तमान काल, ठीक है। पुनर्जागरण काल कहा है नागेंद्र ने, और आधुनिक काल को आधुनिक काल नाम दिया है रामकुमार वर्मा ने, ठीक है। तो ये आपके यहाँ से आपको ये समझ में आ गई होंगे, ठीक है। चलिए एक बार कुछ हिंदी के प्रथम चीज़ें उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी की प्रथम मौलिक नाटक आपसे पूछ लिया जाए, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें, तब तक हम लिखते हैं हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसने लिखा? मौलिक नाटक के आपके प्रश्न हैं, आप लोग उत्तर दें। साथ के साथ हम प्रश्न बना रहे हैं, आप लोग उत्तर दें, ठीक है। फिर आंसर बाद में मिलेंगे आपको। प्रश्न, हिंदी का प्रथम नाटक किसे कहेंगे? हिंदी की प्रथम कहानी, यहाँ से ऐसे नोट कर लें। हिंदी की प्रथम कहानी बताएं आप लोग। हिंदी की प्रथम कहानी, हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य, हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य बताएं आप लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य, ये मैंने आपको बताया हुआ भी है। हिंदी का पहला, हिंदी का ही है, ठीक है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला प्रकाशित पत्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें, ये तो सभी को मालूम होगा। हिंदी की प्रथम एकांकी, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। प्रथम एकांकी, हिंदी की एकांकी, ठीक है। तो पहले इतने के आंसर कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है जो बेटा, वो नहुस है। नहुस क्या है? उसका नाम नहुस। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस है। हिंदी की प्रथम कहानी आपकी क्या है? इंदुमती है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस, ठीक है, ये नोट कर लेंगे। और नहुस, और ये किसने लिखा था? गोपाल चंद्र गिरधर दास ने, ठीक है। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, इंदुमती, ठीक है। और हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य है सरयू पार की यात्रा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। सरयू पार की यात्रा, स्पेस थोड़ा नहीं छोड़ा है, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। सरयू अगर आ जाए, सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इतना लिख दें, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है वो उद्दंत मार्तंड है। उद्दंत मार्तंड, ये सभी को मालूम होगा। और इसके
जो प्रकाशक हैं वो कौन है? पंडित जुगल किशोर। पंडित जुगल किशोर। पंडित जुगल किशोर किसके? उद्दंत मार्तंड के। ठीक है, यही तो थे। प्रथम एकांकी एक घूंट है। एक घूंट ये मैंने आपको बताया हुआ है। एक घूंट किसकी थी? एक घूंट प्रथम एकांकी किसकी थी? आप लोगों को अगर याद हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर करें। जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, और एकांकी के जो जनक माने जाते हैं वो रामकुमार वर्मा। जयशंकर प्रसाद की प्रथम घूंट। ठीक है, हिंदी का आपका प्रथम समाचार पत्र हो गया। हिंदी की प्रथम यात्रा साहित्य सरयू पार की यात्रा है। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। ये किशोरी लाल गोस्वामी थे, इन्होंने लिखी थी। किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। अगर बोर हो रहे हो तो थोड़ी देर हो लें, कोई बात नहीं, है ना। कुछ पाने के लिए थोड़ा तो कुछ क्या करना ही पड़ेगा। ठीक है, सरयू पार की यात्रा बता दिया, भारतीय हरिश्चंद्र है। ठीक है, एकदम प्रथम समाचार आपको बता दिया। हिंदी खड़ी बोली के जनक आपसे पूछे जाएं। हिंदी खड़ी बोली के जनक, खड़ी बोली के जनक, पद्य में बोली के जनक तो ये अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। ठीक, इनको याद रखेंगे। ठीक है, इनको याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ आपसे पूछ लिया जाए। विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ, ये आप लोग नोट भी कर सकते हैं। प्रथम व्याकरण ग्रंथ। ठीक है, तो ये कौन सा है आपका? अष्टाध्यायी। ये तो सभी को मालूम होगा। और अष्टाध्यायी किसने लिखा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? अष्टाध्यायी जो संस्कृत का व्याकरण, विश्व का प्रथम व्याकरण है, वो किसने लिखा है? पाणिनि ने। किसने? पाणिनि ने। पाणिनि ऋषि थे। ठीक है, इन्होंने ही माहेश्वर सूत्र दिए आपके संस्कृत में, ये तो आपको याद होगा। और आपके एक बार अष्टछाप के कभी भी डिस्कस किए लेते हैं तो आपका जो भी महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर डिस्कस हो जाएगा। अष्टछाप के 8 थे। ठीक है, 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अष्टछाप मतलब वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और 4 आपके विट्ठलनाथ के शिष्य थे। विट्ठलनाथ को एक रिवीजन है आपका, ये एक रिवीजन की क्लास है। ठीक है, विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और उनके पुत्र थे विट्ठलनाथ, उनके 4 शिष्य थे। और 4 मिलकर 8 हो गए, तो टोटल कितने थे आपके? कुंभन दास, ठीक है, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे अष्टछाप में। परमानंद दास। ठीक है, 4 ये हो गए, 2 3 आपका 4। ठीक है, और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे, उनके पुत्र के चीत स्वामी, गोविंद स्वामी। ठीक, चतुर्भुज दास। बेटा इतना तो आपको पढ़ना ही होगा। ठीक है, शॉर्टकट रास्ता कोई नहीं होता। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है उसका शॉर्टकट रास्ता कोई नहीं है। हाँ, आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको मेहनत करनी है। ठीक है, 6 7 8। आप सोच रहे हो कि इतनी लंबी क्लास ना लेनी पड़े, इतना बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, तो ये ना सोचें माइंड में। ठीक है, चलिए, तो ये आपके अष्टछाप के कभी भी हो गए। इससे रिलेटेड आपका कोई प्रश्न आ जाए तो आप लोग बता लेंगे। ठीक है, छायावाद के प्रवर्तक आप लोग बता लेंगे, जयशंकर प्रसाद हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो हैं वो अजय है। ठीक है, तो आप आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी ये क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी अवश्य करें। मिलते हैं अगली क्लास में। और जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से ना जुड़े हों वो अवश्य जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको पीडीएफ्स भी अवेलेबल होंगी। और हमारी जितनी भी हमारे चैनल पर क्लासेस होती हैं संस्कृत की, और भी आपके टेस्ट वगैरह, वो मॉक टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं, वो आपको उसका लिंक आसानी से मिल जाएगा। तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आपका साहित्य का रिवीजन कंप्लीट होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।